हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स आज हम लोग 8 चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, ठीक है उसकी। तो कैसे ये जनरेशन्स आगे बढ़ती रहती हैं, इसी पे क्वेश्चन बने गए हैं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीक टाइम चल रहा है ना आप लोगों की तैयारी का, ये दो चीज़ें एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। चलिए शुरू करते हैं गाइज, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का पेज नंबर 128 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। What is the importance of DNA coping in reproduction? पहले क्वेश्चन को समझना है, क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कोपिंग की। डीएनए को कॉपी करना है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें डीएनए को कॉपी करना है। क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारे पास में डीएनए है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास में डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, कुछ के पास में आरएनए भी होता है, ठीक है। जो डीएनए है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देती हूँ। देखो क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अब उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपने ही जैसे कॉपीज बनानी है, ठीक है, अपने बच्चे पैदा करना है। तो अब सपोज करो ये ऑफस्प्रिंग हुई है उसकी, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी ऑफस्प्रिंग है। अब इसके अंदर क्या था बताओ, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था डीएनए, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी यहाँ पे डीएनए की यहाँ पे कॉपी हो गई और ये ऑर्गेनिज्म पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती है। जैसे यहाँ पे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गई, ठीक है। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये यहाँ पे 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप लोग लिखोगे ना आंसर में, तो ये 2-3 वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट कर देना, ठीक है। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप ड्यू टू डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स की कॉपी तैयार हो गई, कॉपी को ही हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अगर ये कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता तो क्या पॉसिबल होता, रिप्रोडक्शन में खुद के जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना पॉसिबल होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो डीएनए कोपिंग ऑल्सो ब्रिंग्स वेरिएशन, अब चेंजेस लेके आता है ये, ठीक है। डीएनए कोपिंग जो यहाँ पे हो रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है, वो यहाँ पे वेरिएशन भी लेके आ रही है। ये वर्ड नया है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। अब जैसे आपके फादर हैं, बिल्कुल आप वैसे तो नहीं हो, ठीक है, आपकी हो सकता है कि हाइट मैच ना करे, कलर मैच ना करे, हो सकता है कि आपके बालों का कलर कुछ और हो, आइज़ का कलर कुछ और हो, तो ये इसका मतलब है वेरिएशन आना, ठीक है। एग्जैक्ट सेम कॉपी आप अपने पेरेंट्स की नहीं हो, यहाँ पे वेरिएशन होता है। तो जो डीएनए कोपिंग होता है मैकेनिज्म, वो क्या लेके आता है, वेरिएशन को भी लेके आता है, जो कि इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज में बहुत यूजफुल है। जो ये लाइन है, ये आने वाला जो क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो ये वेरिएशन है ये क्यों ज़रूरी है। तो समझ में आ गया सबको, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। और ये कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, बहुत ही सिंपल डायग्राम में समझाया हुआ है। ये है जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है गाइस, ये है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो, अगर हमने एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल के देखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक है। ये है डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल पे क्या होती है, जीन्स लगी होती हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है।
आपकी हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है, वो सब डिपेंड करता है गाइस कि आप लोगों के जो जीन्स हैं उनका क्या कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। जो ये जीन 1 2 3 दी गई है ना, ये करेक्टर्स हैं, जैसे हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, वो यही जीन्स डिसाइड करने वाली है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, अपना डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर होती हैं जीन्स। इतना एक्सप्लेन कर देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। देखो, एक होती है स्पीशीज, एक होता है इंडिविजुअल मतलब इकलौता, स्पीशीज मतलब जहाँ पे पूरा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ठीक है। दो वर्ड्स क्लियर हुए ना यहाँ पे। इंडिविजुअल मतलब इकलौता, एक ही है, लेकिन स्पीशीज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। वेरिएशन क्यों जरूरी है स्पीशीज के लिए, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो जरूरी हो इंडिविजुअल के लिए भी, ठीक है। तो देखो, वेरिएशन जो है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है गाइस, चेंजेस, ठीक है, आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज देन इंडिविजुअल बिकॉज समटाइम्स फॉर अ स्पीशीज द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजेस। अब जो ये लाइन दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कभी कभी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ठीक है, यहाँ की सपोज करो यहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ये यहाँ पे आ गया चेंजमेंट, ठीक है। तो जो चेंजमेंट आया उसको मैं क्रॉस करके दिखा रही हूँ। ये स्पीशीज को इन्वायरमेंटल कंडीशंस इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करना है सर्वाइव, ठीक है। क्या होता है, सो ड्रास्टिकली देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। अब इनका जो सर्वाइवल है वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वेरिएशन अपने लिए, वेरिएशन कोई भी स्पीशीज में नहीं आई, अगर इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए तो इनके लिए तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये स्पीशीज है ना इसके अंदर वेरिएशन होगी, और वो वेरिएशन क्या करेगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाएगा वो पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। अब जैसे कि थर्मो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो सर्वाइव कर जाते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो वाले बैक्टीरिया कर जाएंगे सर्वाइव, जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आई होगी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो वो हीट को रेसिस्ट कर पाएंगे और वो अपने खुद की स्पीशीज को सर्वाइव कर जाएंगे, झेल जाएंगे पूरा, ठीक है। लेकिन जो नहीं होंगे, थर्मो रेसिस्टेंट नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। एग्जाम्पल इसमें स्ट्रेप्टोकोकस की, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पे थर्मो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का काम कर रही है, खुद को टॉलरेट, ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर रही है, खुद को बचा रही है। इसीलिए ज़रूरी होता है स्पीशीज़ के लिए अगर वेरिएशन आए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 133 पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिशन। दो टाइप के फिशन होते हैं, डिवाइड होने को बोलते हैं फिशन। अब कोई सेल जो है वो ब्रेक होके दो में बन रही है और कोई सेल जो है वो मल्टीपल में बन रही है, ठीक है। जो दो में बन रही है उसको बाइनरी फिशन बोल देंगे, डिवाइड होना, और जो एक ही मल्टीपल में हो रही है उसको मल्टीपल फिशन बोल देंगे। देखो बाइनरी की क्या डेफिनेशन है, सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अमीबा एंड बैक्टीरिया यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मल्टीपल नाम से पता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारी डॉटर सेल्स, ठीक है। अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। प्लाज्मोडियम इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये आपके जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, उसमें एमसीक्यू भी पूछा गया है, तो उसको भी कैसे करना है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब मैनी डॉटर सेल्स, राइट। ये देखो यहाँ पे अमीबा का यहाँ पे एग्जाम्पल है, पेरेंट सेल है, डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डॉटर सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल फिशन यहाँ पे देखो, मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गई हैं और फिर यहाँ पे ये सिस्ट ब्रेक हो गया तो ये डॉटर सेल्स बाहर आके इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। ये था मल्टीपल फिशन। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देखो रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, अगर रिप्रोड्यूस करिए स्पोर्स के थ्रू तो ये है क्या, ये क्या चीज़ है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। फर्स्ट नंबर पे होगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम,
एक स्पोरेंजियम होता है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स जो हैं तैयार हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ये होगा कि जो स्पोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। एक प्लेस पे सपोज करो कोई भी एक स्पीशीज़ है, कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स तैयार हो जाएंगे और वो एयर के थ्रू क्या हो जाएंगे, हवा में बाहर आ जाएंगे और वो फिर इंडिविजुअल ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे है स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये भी तो एक वेरिएशन का ही पार्ट है। जो स्पोर्स हैं उनके बाहर में थिक वॉल होती हैं ताकि जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन आए ना, अनफेवरेबल कंडीशन आए, तो ये खुद को अंदर बचा सकें, ठीक है, खुद को अंदर बचा सके और ये वाएबल रहें, ठीक है, जिंदा रहें, मरे ना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो गई, एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनेंगे एक ही स्पोरेंजियम में। दूसरा क्या है, अगर किसी प्लेस पे कंपटीशन है ना, तो एयर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्पोर्स का, अवॉइड करेगा ये कंपटीशन, एक प्लेस पे कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, भारी मात्रा में स्पोर्स होंगे। तीसरे नंबर पे है कि स्पोर्स का एक ये फ़ायदा होता है कि उसके बाहर में थिक वॉल होती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन होने से, ठीक है, तो ये वाएबल रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्पोरेंजियम है, ये यहाँ पे स्पोर्स हैं। अब एयर के कांटेक्ट में आया, ये एयर क्या करेगी, इनको हवा में उड़ा के ये क्या कर देगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे और ये कंपटीशन से बच जाएगा। एक प्लेस पे ऐसा नहीं होगा कि मतलब थोड़े से होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। और ये बाहर इसके थिक वॉल है, ये क्या है, थिक वॉल है, ताकि इसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। जैसे फेवरेबल कंडीशन आई, स्पोर्ट्स बाहर आ गए, ठीक है। समझ में आया इतना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं गाइस। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो न्यू इंडिविजुअल नहीं बना सकता रीजनरेशन से। रीजनरेशन क्या होता है, कोई भी पार्ट है वो रीजनरेट हो गए, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, पूरा इंडिविजुअल तैयार हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स, देखो वर्ड सुनो क्या है कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक होता है गाइस सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे ये सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसका फीडिंग मैकेनिज्म कुछ और है, एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म कुछ और है, तो ये कैसे रीजनरेट करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिंपल है, ये सेल है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये बडिंग हो रही है इसकी, तो ये बड यहाँ से निकल के डिटैच होकर ये पूरा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल वाले में ये चीज़ हो जाएगी, रीजनरेशन पॉसिबल है। हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में ऑर्गन सिस्टम होता है। मैंने बताया ना, फीडिंग के लिए अलग होगा, एक्सक्रीशन के लिए अलग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, all the organ system of their body work together as an interconnected unit। एक इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह काम करती है। अपनी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी फिंगर कटे और वो वापस से रीजनरेट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, बिल्कुल ठीक है। मसल्स कई बार टीयर हो जाती है, वापस से मसल्स बन जाती हैं ना, रिपेयर हो जाती हैं। ब्लड सेल्स, ठीक है, हावेवर दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। ऐसा नहीं है कि उंगली कटी तो पूरा ही बंदा तैयार हो गया, पूरा इंडिविजुअल ही बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अपने खुद से याद रखना, हम कॉम्प्लेक्स, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों की कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग नहीं रीजनरेट कर सकते हैं। हाँ, स्किन, मसल्स, ब्लड सेल्स ये रीजनरेट कर सकती हैं, ठीक है। फोर्थ, why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है प्रैक्टिस किया गया है कुछ टाइप के पौधों को उगाने के लिए। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलो, मनी प्लांट होता है अपने घर में, अगर मनी प्लांट का कोई भी स्टेम आप लोग तोड़ के अगर दूसरे उसको लगा दोगे आप पॉट में, या दूसरे किसी भी उसके अंदर किसी मग में लगा दिया कुछ भी, तो क्या देखोगे ना, थोड़े दिनों बाद पूरा मनी प्लांट ही तैयार हो जाएगा उस एक लीफ से, ठीक है। तो होता क्या है ना, हम किसी की रूट्स लेते हैं, किसी का स्टेम लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। सेम ही प्लांट होगा, उसकी किसी की स्टेम ले ली, ठीक है, किसी की रूट्स ले ली, जिनका रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो बेसिकली उनके जैसे पौधे तैयार करना जो हैं अपने पास में, उनके ही जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पौधे तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब
हम कुछ टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इससे। देखो क्या क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ यूज टू ग्रो अ प्लांट इन विच वायबल सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड और वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, आप लोग जाओगे नर्सरी में तो देखना, अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही अलग खरीद के लेके आ रहे हैं। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को ब्रेक करके दूसरा पौधा तैयार कर देते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी स्टेम ली, फिर दूसरा पौधा तैयार कर दिया। ये नर्सरीज़ में आप लोग जाके देखोगे ना, डिफरेंट टाइप के पौधे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको, जितना मन करे उतना लो। तो यही होगा, किसी की रूट्स को लिया और उनको फिर लगा दिया मिट्टी के अंदर, तो वो वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो क्या है, अगर वायबल सीड्स नहीं बनते या बहुत कम मात्रा में बनते हैं, तो उस केस में जो ये वाली टेक्निक है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी, ठीक है, बहुत यूजफुल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस प्लांट इन न्यू एरियाज वेयर द सीड जर्मिनेशन फेल्स टू प्रोड्यूस। जहाँ पे सीड का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी रीज़न हो, ठीक है, सॉइल की पीएच हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक ना हो, तो जहाँ पे सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते ना, उन एरियाज़ के अंदर हम ये वाली टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट्स ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द सॉइल, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, इट इज़ मोर रैपिड, ईजियर एंड चीपर मैथड, ठीक है, मैंने बताया ना कि बहुत चीप है। अब देखो मनी प्लांट का है, एक उसकी स्टेम तोड़ के किसी बॉटल में ही लगा दोगे तो वो लग जाएगी, तो ईजी भी है और चीप भी है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन दूसरा मनी प्लांट हम लोगों को मिल गया। गुड क्वालिटी ऑफ वेराइटी कैन बी प्रिजर्व। अगर एक पौधा बहुत अच्छा है, ठीक है, और सपोज करो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है उसकी स्टेम के थ्रू, ठीक है, स्टेम के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को वो वैरायटी प्रिजर्व करनी है तो हम बहुत सारी उसकी टहनियाँ तोड़ तोड़ के बहुत सारी हम लोग वैरायटी अपना जो है बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, जहाँ पे सीड्स वायबल नहीं होते या बहुत कम सीड बनते हैं, उन वेराइटीज़ के अंदर उन प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नए एरियाज़ में जहाँ पे जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ईजी है, बहुत चीपर मैथड है। गुड क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, राइट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आ जाओ गाइज, व्हाई इज डीएनए कोपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, बेसिकली जो डीएनए कोपिंग है, डीएनए कॉपी, अरे क्यों ज़रूरी है डीएनए का कॉपी करना, वो थोड़ा सा और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखो, DNA coping is an essential part of reproduction. It passes genetic information from parents to offspring. It determines the body design of an individual. एक इंडिविजुअल की कैसी बॉडी है, ठीक है, कैसा बॉडी डिज़ाइन है, वो डिटरमाइन करता है। अब सपोज करो आपके दादाजी, ठीक है, आपके दादाजी की हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके दादाजी का जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइज़ का कलर बहुत अच्छा है, सपोज करो हेयर का कलर बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके एक पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन कौन करती है, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपके दादाजी के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो डीएनए होगा, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, करेक्टर्स बनाएगी, और उससे क्या होगा, बॉडी डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। फिर से समझो इस चीज़ को। सपोज करो कि आपके दादाजी का जो है, ये आपके दादाजी का डीएनए है, ठीक है, ये आपके दादाजी का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है। अब इससे पूरा एक बॉडी डिज़ाइन तैयार हो गया है, ठीक है, ये तो मैंने अमीबा ही बना दिया, इससे पूरा एक बॉडी डिज़ाइन तैयार हो गया है गाइस। तो ये देखो, अब ये बॉडी डिज़ाइन कैसा है, उनके जैसा ही है, मतलब आपके दादाजी जैसा ही है, ठीक है, दादाजी का ही ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन है। अब ऐसा तो सेम आपके पापा का नहीं हो सकता और ऐसा ही सेम आपका नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आते हैं चेंजेस, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस एंड रिजल्ट इन टू कॉपी ऑफ द डीएनए। कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसान है, जो एक कॉपी है, जेरोक्स की तरह नहीं होता ये कि भैया को बोल दिया भैया जेरोक्स कॉपी निकाल के दे दो तो वो तुरंत ही आपको दे देगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये पॉसिबल होता है कि दो कॉपीज़ बन जाएं उसी डीएनए की, ठीक है। द कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर। कुछ ना कुछ तो न्यू वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे एडिशनली, राइट। दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ अ सेल टू फॉर्म द टू सेल्स।
एक सेल होती है, जाइगोट भी होता है, ठीक है, स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा, जो जाइगोट की सेल है वो ही डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है, वही एम्ब्रियो आगे डिवाइड करके क्या बना देगा, छोटा सा बेबी बना देगा, ठीक है, तो वो हो गई कॉपी करना। तो इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलती हूँ कि डीएनए कॉपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास कराना है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तभी पास होगी जब उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है, और कॉपी बनेगी तो क्या होगा, बहुत सारे केमिकल चेंजेस उसके अंदर आएंगे, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलेगा, तब आगे कॉपी होगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो एक सेल जो है फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ अ सेल टू फॉर्म द टू सेल, दो सेल तभी बनेंगी जब एक के अंदर डिवीजन होगा, राइट। तो ये था 5th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये इंडिविजुअल तैयार हो गया, ठीक है, ये है कोपिंग मैकेनिज्म डीएनए की। पेज नंबर 140 पे आ जाइए। क्वेश्चन 1, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं गाइज यहाँ पे। तो देखो पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है भाई, पॉलिनेशन कुछ और होता है और फर्टिलाइजेशन कुछ और होता है। कैसे? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब यहाँ पे तो 3-4 शब्द आ गए हैं, देखो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट्स की, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर देखो ये बाइलोब्ड एंथर होता है, इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जाएंगे फीमेल स्ट्रक्चर पे, ये तो पूरा मेल की बात करी है मैंने, मेल है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। अब यहाँ पे ये जाएंगे फीमेल के पास में, फीमेल के पास में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इतनी सी बात याद रखनी है। और ये डायग्राम बना दो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, जो मैंने ये डायग्राम बनाया ना, अगर ये आप वहाँ पे बना दोगे ना एग्जामिनेशन उसमें आपकी कॉपी में, बहुत बढ़िया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा पे क्या है, यहाँ पे आके एंथर्स लग जाते हैं, एंथर को लेके कौन आता है, एजेंट्स लेके आते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे लेके आते हैं। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है ना, ये स्टिग्मा पे आ रहे हैं। अब स्टिग्मा स्टिकी सरफेस है, स्टिकी सरफेस है जो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल की बात करी है मैंने, फीमेल, और ये है यहाँ पे मेल, ठीक है। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है ना, अब यहाँ पे इनको इस स्टिकी सरफेस पे आना है स्टिग्मा पे, तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। इट अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिनेटर्स, एजेंट्स बोलते हैं उनको, सच एज एयर, हवा में भी उड़ के आ सकते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं उनको, इंसेक्ट्स भी लेके आ सकते हैं, बर्ड्स भी लेके आ सकते हैं। तो वो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन को जो स्टिग्मा है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये लेके आते हैं, और ये लेके आने का काम कौन करता है, पॉलिनेटर्स, उनको एजेंट्स भी बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों के फ्यूजन को क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट बना देता है ये, ठीक है, ये बना देगा जायगोट, राइट। तो दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ। फर्टिलाइजेशन तो क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन, राइट। अब ये ओव्यूल के अंदर होगा और क्या बना देगा, जायगोट बना देगा, राइट। अब इसी का देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये यहाँ पे इंसेक्ट है और ये यहाँ पे दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन करा रहा है, ये एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये स्टिकी सरफेस है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ये पोलन ग्रेन आ गए, इंसेक्ट लेके आ रहे हैं, ये है एजेंट, पॉलिनेटर्स। जबकि यहाँ पे देखो ये स्पर्म है, ये एग है, ये मैंने ह्यूमंस की बात कर दी, ठीक है। प्लांट्स की बात करो तो क्या हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पीछे मैंने बताया था ना आप लोगों को, फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द ओव्यूल, और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, एग है और ये स्पर्म्स हैं, मिले, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ गाइस। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसाइकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। द सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ल्यूब्रिकेट्स द स्पर्म। अब ये मेल की बात चल रही है, जहाँ पे मेल की बात चल रही है सीधा सीधा याद रखो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मेल की बात है वहाँ पे मेल से है हम लोगों को रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसमें स्पर्म्स पे,
मतलब स्पर्म की बात, ठीक है, मेल है तो स्पर्म, जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे एग, ठीक है। अब स्पर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कैसे ये मतलब इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यही सब बातें करेंगे ना हम लोग। तो देखो जो सिक्रीशन होगी वो प्रोवाइड करेगी अ फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जाना है, तो इसके अंदर जो है फ्लूइड मीडियम जो होता है वो सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ही काम कराती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ल्यूब्रिकेशन, एक फ्लूइड मीडियम उसको प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। दूसरा क्या है, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक तो ये पहुंच गया, अब इसको जिंदा रहने के लिए, वाइबल रहने के लिए इसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन कौन देगा, वो भी ये दोनों ही ग्लैंड्स देंगी, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगी, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, किसकी फॉर्म में, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स की फॉर्म में। भाई देखो स्पर्म है, सीधी सी बात है, सबको पता है जो स्पर्म है उसको एग तक पहुंचना है, तो इसको एग तक पहुंचना है। अब ऐसा तो है नहीं एक स्पर्म चला जाएगा सीधा, इसको ल्यूब्रिकेशन चाहिए, ठीक है, इसको फ्लूइड मीडियम चाहिए, वो फ्लूइड मीडियम कौन देगा, ये दोनों ग्लैंड्स देंगे, ठीक है, ग्लैंड्स के थ्रू, क्योंकि ये सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और इसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी कहाँ से मिलेगा, तभी तो ये एग के पास में जाके फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पे है सेमाइनल वेसाइकल, ये देख लो यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, और ये इसके नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। ये छोटी सी है बिल्कुल, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है और फ्लूइड मीडियम देती है ताकि वो जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है, और वाएबल रहें। इसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सबको पता है, सबको पता है इस चीज़ का। तो the changes seen in girls at the time of puberty are increase in breast size, darkening of the skin of the nipples present at the tip of the breast, ठीक है, appearance of hair in the genital area, appearance of hair in the other areas of skin like underarms, face, hands, legs, ठीक है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, एक बच्चा है बिल्कुल छोटा है, वो सेम स्ट्रक्चर तो नहीं होगा जो एक प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद में होता है, ठीक है, पूरी बॉडी जो है चेंज हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग हो जाती है, मोर सिक्रीशंस ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन, ठीक है, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एक एम्ब्रियो है, मदर की बॉडी से कैसे नरिशमेंट लेता है, तो देखो जो एम्ब्रियो है ना गाइज, वो न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का सबने सुना है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिशन को ले लेता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन्स एंड रिचली सप्लाइज द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है ये, यहाँ पे उसकी प्लेसेंटा है, ये मदर की पूरा ये मदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वॉर्म है। प्लेसेंटा कंटेन्स विलाई, अब यहाँ पे विलाइज होंगी, विलाइज, ठीक है, ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड स्पेसेस ऑन मदर साइड सराउंडिंग द विलाई। देखो कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, आप सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। जो एम्ब्रियो है उसको अपनी माँ है उससे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो ये वर्ड याद रखना, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है, उसके थ्रू यहाँ पे जो ग्रोइंग एम्ब्रियो उसको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूट्रस की लाइनिंग है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती है और वो क्या करती है, प्लेसेंटा बना लेती है और प्लेसेंटा के अंदर होती है विलाइज, ठीक है, ये विलाइज होती है, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, मतलब ऐसे करके होती है जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले उसमें आएगा आप लोगों को समझ में, ये देखो विलाइज हैं बहुत सारी हैं, ठीक है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके थ्रू यहाँ पे क्या चला जाएगा, इसके थ्रू यहाँ पे न्यूट्रिशन चला जाएगा बच्चे को। तो प्लेसेंटा और विलाई दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को लिख देना आप लोगों को, ठीक है, लिख देना इस चीज़ को। फिफ्थ नंबर पे है, इफ़ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखो नहीं कर सकता, कॉपर टी है ये तो कंसेप्शन को रोकने के लिए होता है ना, मतलब अवॉइड कंसेप्शन के लिए होता है ना एक चीज़, कॉपर टी टेक्निक, बिकॉज कॉपर टी विल नॉट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स के बीच में तो कॉन्टैक्ट होने से नहीं रोक पा रहा ना ये, इट विल नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये नहीं रोक पाएगा। देखो ये IUDs है, ये यहाँ पे ये कॉपर टी को इंसर्ट किया हुआ है, कॉपर टी हार्मोनल है, ये कॉपर टी है, ठीक है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जो स्पर्म्स हैं वो उसकी एंट्री को थोड़ी ना यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, एंट्री तो यहाँ पे हो रही है ना, बॉडी फ्लूइड्स को के कांटेक्ट को तो नहीं रोक रहा ना यहाँ पे, तो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा प्रिवेंट, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे फटाफट से आ जाइए, 141 पेज पे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग किसके अंदर होती है, अमीबा में तो फिशन होता है,
ठीक है। यीस्ट के अंदर होती है बडिंग, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्या होगा, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम में होगा मल्टीपल फिशन, ठीक है। लेशमैनिया में क्या होगा, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, न्यूक्लियस है, पेरेंटियस सेल है, छोटा सा बड बना, डिटैच हो गया, और यहाँ पे देखो ये बहुत सारी डॉटर सेल्स बना ली, ठीक है। तो क्या होगा, यीस्ट के अंदर होगा बडिंग। इसका जो आप लोगों को एनसीईआरटी की जो ये क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ नजर डालो। ओवरीज, ओवरी डक्ट, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना वाला पार्ट है। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ पे देखो ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, तीनों चीजें तो हैं, वास्ट डिफरेंस इसका पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, द एंथर कंटेन्स, मैंने पीछे बताया था बायोलोब्ड एंथर में क्या होता है, बायोलोब्ड एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स। ये देखो इसको खोल के देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये है पोलन ग्रेन्स। सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पल या पोलन ग्रेन, भाई फोर्थ नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या चेंजेस हैं। देखो क्या यहाँ पे एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में, देखो मोर वेरिएशंस बन रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट का होगा, ठीक है। ग्रेटर सर्वाइवल रेट किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, वेरिएशन लेके आता है, वेरिएशन। लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय वेरियस डिजीज, बहुत सारी डिजीज जो होती हैं उनसे अफेक्ट नहीं होता इजीली, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी चीज़ आके अफेक्ट करे और बीमार हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा टेस्टिस विच कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फादर, फादर है उसमें क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट किससे मिलेगा हम लोगों को, टेस्टिस से, क्योंकि यही स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म्स। और इसमें क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लॉइड सेट। प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, याद रहेगा, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आता है बॉयज के अंदर, ठीक है, ये हार्मोन है एक टाइप का। ओके गाइस, अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लोज आउट एवरी मंथ थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से हर मंथ ब्लड निकलता है, ठीक है, विच प्रोड्यूस एवरी मंथ बिकॉज वन एग इज रिलीज एवरी मंथ, मंथ जो है उसमें एक एग रिलीज होता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इनर लाइनिंग है ना यूट्रस की वो थिक हो जाती है, सप्लाइज विद द ब्लड एंड नरिश द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए वो अपने आप को थिक कर लेती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो पूरी क्या है, शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। If the egg does not get fertilized, then the lining of the uterus break down slowly and release in the form of blood and mucus from the vagina. राइट, इतना समझ में आया गाइज आप लोगों को। इसके बाद में है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा डायग्राम, देखो ये है मेंस्ट्रुअल फेज में, इसमें आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। जो ये स्टार्टिंग के दिन है ना, यहाँ पे देखो ये शेडिंग हो रही है ना, यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये है मेंसेस का, ये किसी के 3 डेज भी चल सकते हैं, 5 डेज भी, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो क्या होता है, साइकिल के जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज होता है, फिर उसके बाद में ओव्यूलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ल्यूटल फेज और फिर वापस से ही मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, 3 to 5 डेज, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि अब जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन दे सके, लेकिन एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये तो ठीक हो गया था कि भाई इसको तो एम्ब्रियो को आगे जाके इसको एम्ब्रियो को नरिशन प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन देना है, लेकिन यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, ये ब्लड म्यूकस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा वेजाइना से, और उसी को हमने नाम दे दिया मेंसेस का या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दिया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। 7th, ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप लोगों को ड्रॉ करना है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है, देखो यहाँ पे ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट, पिस्टिल क्या है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब मेल में लिखोगे आप एंथर और फिलामेंट, एंथर जो नीचे वाली डंडी है इसको बोलोगे फिलामेंट, ये है पूरा एंथर, ठीक है। फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा,
स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी। ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये क्या है यहाँ पे एंथर है, ठीक है। ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको आप लोग बोलते हो पेटल्स, ठीक है। जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती है ना फूल की, कोई येलो कलर की, कोई ग्रीन कलर की, कोई ऑरेंज कलर की पंखुड़ियाँ, उनको बोल देते हैं पेटल्स। और जो ये नीचे की थोड़ी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना छोटा छोटा, उसको सेपल्स बोलते हैं। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। 8th क्वेश्चन पे आ जाइए गाइज, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड्स हैं, मतलब अवॉइड करना कि प्रेग्नेंट ना हो। क्या है? नेचुरल मेथड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे बैरियर, थर्ड पे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फोर्थ पे सर्जिकल एंड इम्प्लांट्स, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में तो नेचुरली अवॉइड करना पड़ता है 10th to 17th डे, क्योंकि यहाँ पे एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन वाला फेज होता है ना, इसमें अवॉइड करना पड़ता है ताकि जो स्पर्म और ओवम है वो नहीं मिल पाए, ठीक है। दूसरा है बैरियर, इसमें कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। बैरियर लगा दिया ना, कॉन्डम्स फीमेल और मेल दोनों के आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है। थर्ड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पील्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, टैबलेट ड्रग्स के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, रिलीज ऑफ द एग। फोर्थ नंबर पे सर्जिकल एंड इम्प्लांट, जैसे कोपटी हो गया, प्लेस कर देंगे यूट्रस में ताकि प्रेगनेंसी को रोक सके। ट्यूबैक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को ही काट देंगे ताकि जो एग है वो स्पर्म से मिल ना पाए और फर्टिलाइजेशन हो ना पाए, ठीक है। अब इसके बाद में 9th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है? रिप्रोडक्शन अकर बाय द डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एक सेल है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, इसी में डिवीजन हो गया, ठीक है, फिजन या बडिंग। मल्टी में क्या होगा? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये डिफरेंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जबकि यूनिसेलुलर में फिशन और बडिंग, दैट्स इट, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन है गाइज, बस ये 2 क्वेश्चन ही आप लोगों के बच रहे हैं। देखो 10th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प कर रहा है? प्रोवाइड करने के लिए स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो पॉपुलेशन है उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या हो रहा है? देखो बच्चे हैं, रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनी, अब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो खुद रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वो अपनी जनरेशन बना देंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे करके क्या होगा? अब जो